नमस्कार दोस्तों। तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज कुछ वॉरफेयर्स की वजह से देखने को मिल रहा है और सबसे बड़ा चेंज एक्चुअल में हमें ऐसा लग रहा है कि वेस्ट एशिया में बड़ा चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने दो वॉरफेयर्स देख लिए। 12 डे वॉर देखा इजराइल और ईरान के बीच में, फिर उसके बाद लगातार इजराइल गाजा का कन्फ्लिक्ट और ये सारी चीज़ें, और उसके बाद अब यूएस और ईरान का वॉरफेयर। लेकिन एक चीज़ जिससे नज़र हमारी थोड़ी सी हट गई है, दैट इज़ द रशिया यूक्रेन वॉर, और उसकी वजह से एक बड़ा ही सिग्निफिकेंट चेंज हमें यूरोपीय देशों में देखने को मिल रहा है। यूरोपीय देशों में हमें दोबारा से आर्म्स एक्सपोर्ट्स का इंक्रीज, आर्म्स इंपोर्ट का इंक्रीज, और दोबारा से कहीं ना कहीं एक पूरी मिलिटराइजेशन जो है ईस्टर्न यूरोप का खास तौर से वो सिग्निफिकेंटली देखने को मिल रहा है। भारत और सऊदी अरेबिया वो देश हुआ करते थे जो सबसे ज़्यादा एक समय पर आर्म्स इंपोर्ट कराया करते थे, लेकिन आज की डेट में, और भारत का तो रीज़न बहुत सिंपल है कि भारत ने थोड़ा सा डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर भी फोकस शुरू किया। हालांकि वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, बट थोड़ा सा डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर भी फोकस करना शुरू किया, तो इसलिए थोड़ा सा इंपोर्ट्स भले कम होंगे। लेकिन सऊदी अरेबिया को भी ओवरटेक यहाँ पर इस समय पर यूरोप ने कर दिया, और यूरोप के बहुत सारे देश जो हैं वो उस लिस्ट में आ चुके हैं जब वो आर्म्स ज़्यादा इंपोर्ट कराने लगे हैं। और यहीं से उस पूरी कॉन्स्पिरेसी को हम समझने की कोशिश करते हैं जो यूएस ने बड़े अच्छे तरीके से बिछाई, और ट्रंप के आने के बाद वो चीज़ काफ़ी सिग्निफिकेंट हुई है। इसको हम थोड़ा सा नोटिस करने की कोशिश करते हैं डेटा की मदद से, फैक्ट्स की मदद से, और सारे फिगर्स को देखते हैं, डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है यहाँ पर अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप उस प्रिपरेशन को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हो, तो अनअकैडमी इज़ योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। आज हमारी 6 बजे से क्लास थी जिसमें हमने काफ़ी डिटेल में आर्टिकल 25 टू 28 डिस्कस किया। बहुत ही शानदार डिस्कशन हुई, आपको दिख ही रहा होगा, बहुत ही ज़बरदस्त नोट्स, और काफ़ी सारे बच्चे यहाँ से भी जुड़े उसमें। आप भी अगर इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो तो ज़रूर से जुड़िए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बढ़िया आपकी कंटेंट के साथ प्रिपरेशन जो है वो यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल पर हो जाएगा। लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, आप जा करके देख सकते हैं, सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब देखिए एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आपको इस रीजन के अंदर, यूरोपीय रीजन के अंदर दिख रहा होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने क्या किया कि यूरोप के अंदर एक बहुत ही बड़ा चेंज लाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, देखिए वर्ल्ड वॉर तो सिर्फ दो हुए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब कहने को आप कह दो कि अभी वर्ल्ड वॉर 3 है, एक्चुअल में वर्ल्ड वॉर टेक्निकल सेंस में नहीं है वर्ल्ड वॉर, तो वर्ल्ड वॉर 2 वर्ल्ड वॉर 1 ही हुए। लेकिन अगर आप यूरोप देश को ओवरव्यू मतलब ऊपर से देखते की कोशिश करते हो तो हमेशा कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, हमेशा कहीं ना कहीं वॉरफेयर्स रहते हैं। उस दौर में, उस पूरे पीरियड में यूरोप में बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को कहा जाता है कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज उसने यूरोप के अंदर किया। वो सिग्निफिकेंट चेंज ये किया कि उसने पूरे यूरोप को ट्रांसफॉर्म कर दिया, द कॉन्टिनेंट ऑफ वॉर टू द कॉन्टिनेंट ऑफ पीस। और वो चीज़ फिर अलग अलग कॉन्टिनेंट में शिफ्ट हो गई। यूरोप से वो चीज़ अफ्रीका में निकल के गई, हमेशा कन्फ्लिक्ट में रहने लगा अफ्रीका, हमेशा कन्फ्लिक्ट में। मोस्ट ऑफ द देश, साहेल रीजन के जो ज़्यादातर देश हमेशा कन्फ्लिक्ट में रहे। वेस्ट एशिया में वो चीज़ शिफ्ट हुई, कुछ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन यूरोप शांत हो गया, और यूरोप इतना शांत हुआ कि उसको कॉन्टिनेंट ऑफ पीस आप बुला सकते हो। और नेक्स्ट 5 डिकेड्स जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट थे यूरोप के लिए, क्योंकि इन 5 डिकेड्स में यूरोप में एक तरीके से जो इंटरनल बॉर्डर्स थे बहुत सारे देशों में वो भी डिसअपियर होना शुरू हुए। पीस डिविडेंड बहुत ज़्यादा यूरोप का हुआ, और यूरोप एक शांत, जो कहते हैं कि शांत कॉन्टिनेंट है, उसमें वो तब्दील होता चला गया। ये एक बहुत बड़ा चेंज सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने किया था। और ये क्यों किया था? क्योंकि वहाँ पर एक डिटरेंस जो है वो क्रिएट हो चुकी थी। फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, कोल्ड वॉर के एरा के बाद, सोवियत संघ का यानी कि सोवियत यूनियन का ख़त्म होना, डिसइंटीग्रेट होना, उसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा कि वो जो थ्रेट फैक्टर था वो ख़त्म हो गया। तो इसलिए भी यूरोप जो है वो शांत होता चला गया, और थ्रेट फैक्टर ख़त्म हुआ, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस ख़त्म हुए, कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हुए। अब अगर आप देखो तो एक वॉर ने वापस से 7th डिकेड में जब हम हैं, तो एक वॉरफेयर ने, जिसके ऊपर अभी हम ध्यान बहुत कम दे रहे हैं, उसने पूरे यूरोप में एक बहुत सीरियस चेंज करना शुरू कर दिया है। दैट इज द रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर ने फंडामेंटली इस कॉन्टिनेंट की जो ये इंटरनल बॉर्डर्स खत्म होना, आर्म्स इंपोर्ट्स कम होना, क्योंकि देखिए, क्योंकि वॉरफेयर है नहीं, कन्फ्लिक्ट्स है नहीं, आर्मीज लगातार जूझ नहीं रही हैं, तो देश जो है वो अपने डिफेंस के ऊपर कम खर्चा करेंगे, वो बाकी चीज़ों पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इकोनॉमी पर, बाकी चीज़ों पे भले खर्चा करेंगे, डिफेंस के ऊपर। अब मोस्ट ऑफ द देश, डेनमार्क आप उठाइए, जर्मनी उठाइए, फ्रांस उठाइए, इस पीरियड में देखिए कि इन लोगों ने अपने खर्च कम कर दिए डिफेंस के ऊपर लगातार, और इसीलिए वो नेटो का भी उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा। तो कहीं ना कहीं अब जो आप यूरोपीय देशों में देखोगे कि बहुत सीरियस चेंज आ रहा है, वो चेंज है कॉन्स्क्रिप्शन का। कॉन्स्क्रिप्शन यानी कि मतलब एक नेसेसरी भर्ती जो है आर्मी में, वो एक दिखाई दे रही है आपको। नेसेसरी भर्ती, आर्म्स इंपोर्ट, लगातार डिफेंस के ऊपर खर्चा, वो लगातार यूरोप में वापस से आ रहा है।
यूरोप इस समय पर दुनिया का लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर बन चुका है। चलिए, आप कह सकते हो कि रशिया यूक्रेन की वॉर से हुआ वो, क्योंकि यूक्रेन इतना ज़्यादा आर्म इंपोर्ट करवा रहा है बाकी देशों से, तो इसलिए शायद यूरोप बन गया होगा। लेकिन हम इसको थोड़ा सा खंगालने की कोशिश करेंगे। आप इस मैप को देखिए, इस मैप में जो लाल, एकदम गाढ़ा लाल निशान है, ये वाले देश जो हैं, ये वो देश हैं जिन्होंने 2015 के बाद अपने यहाँ पर मिलिट्री सर्विस कंपलसरी कर दी। उसके बाद जो लाइट रेड देश हैं, वो लाइट रेड देश वो हैं जिन्होंने अपने यहाँ पर 2015 से 25 के बीच के पीरियड में, इस पीरियड में अपने यहाँ पर मिलिट्री सर्विस जो है वो कंपलसरी की। और जो उसके बाद जो आपको लाइट ब्लू देश दिख रहे हैं, इन देशों ने एक सिंपल चेंज क्या किया है कि अब क्योंकि यहाँ पर थ्रेट फैक्टर यूरोप में ज़्यादा हो रहा है, तो इन्होंने अपने यहाँ पर मिलिट्री जो कंपलसरी मिलिट्री सर्विस है उसको प्लान किया 2026 में। तो कहीं ना कहीं आपको यूरोप में एक सिंपल सा चेंज मिल रहा है कि मिलिटरिज्म जो है वो लगातार यूरोप के अंदर बढ़ता चला जा रहा है। और उसका रीजन क्या है? द वन वॉरफेयर दैट इज द रशिया एंड यूक्रेन वॉरफेयर। अब डेटा है जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का, उसका मानना है कि यूक्रेन इस समय दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है। और लगभग अगर टॉप 20 की लिस्ट निकाली जाए इनके अकॉर्डिंग, तो उसमें 7 यूरोपीय देश आ जाते हैं। एक समय पर एक भी यूरोपीय देश इस लिस्ट में नहीं हुआ करता था। आज की डेट में इस लिस्ट में 7 यूरोपीय देश आ जाते हैं। यूक्रेन का तो चलो सेंस समझ में आता है, थोड़ा सा डेटा देखते हैं, सेंस समझ में आता है यूरोप का, मतलब यूक्रेन का, क्योंकि वो वॉरफेयर में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, रशिया जैसे देश से लड़ रहा है, तो 36 देश उसको मदद कर रहे हैं इसमें, 36 जगह से उसको आर्म्स इंपोर्ट आ रहे हैं, तो चलिए वो हाईएस्ट पर है। बट बाकी के 6 देशों का क्या? वो 6 देश क्यों टॉप 20 में रैंक कर रहे हैं, समझने की थोड़ी सी इसको हम कोशिश करते हैं। अब इस डेटाबेस के अकॉर्डिंग 2021 से 25 के बीच में आप देखोगे तो पहले जहां पर एशिया खड़ा रहता था सबसे ज्यादा आर्म्स इंपोर्ट्स में, उसके अलावा वेस्ट एशिया खड़ा रहता था, आज यूरोप ने इन दोनों को ओवरटेक करके सबसे पहले नंबर पर यूरोप आ चुका है। 2016 से 20 तक का डेटा देखोगे तो एशिया और ओशिनिया लगभग 42% ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट्स कराते थे। सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्ट था 42% का। सेकंड पर वेस्ट एशिया आता था जो 32%, और फिर थर्ड पर जाकर के कहीं ना कहीं यूरोप आता था, तो सिर्फ 12% आर्म्स इंपोर्ट्स करता था। अब ये डेटा जो है अगले ही 4 साल में 2021 से 25 में बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज दिखाई देगा आपको। 2021 से 25 तक में यूरोप जो है आज की डेट में 33% आर्म्स इंपोर्ट्स, उसके बाद सेकेंड नंबर पर यहाँ पर एशिया आता है जो कि 31% आर्म्स इंपोर्ट है, और उसके बाद आ जाता है आपका वेस्ट एशिया जो कि 26% आर्म्स इंपोर्ट है। अब देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो यूरोप का तो चलो समझ में आता है कि वेस्ट एशिया आप कहोगे कि यार इतना बवाल हो रहा है वहां पर, इजराइल, गाजा, सीरिया में प्रॉब्लम, इराक में प्रॉब्लम, अभी ईरान और इसमें प्रॉब्लम, तो वो सिर्फ 26% आर्म्स इंपोर्ट्स कैसे वहां पर दिख रहा है? उसके पीछे का रीजन है बिकॉज वेस्ट एशिया के अंदर बहुत सारी मिलिशियास ऑपरेट करती हैं जो स्मगल्ड आर्म्स इंपोर्ट्स कराती हैं, इसीलिए इस ऑफिशियल डेटा में वो काउंट नहीं हो सकता। तो उसको हटा दें, अदरवाइज वेस्ट एशिया नंबर 1 पे चला जाता उसके हिसाब से अगर मिलिशियास को कैलकुलेट करते तो। खैर ये ऑफिशियल डेटा है तो उसमें हम मिलिशियास को नहीं कैलकुलेट कर पा रहे, हम देशों की मिलिट्री और उनके देश के आर्म्स इंपोर्ट्स को कैलकुलेट यहाँ पर कर पा रहे हैं। तो इसमें यूरोप आपको सबसे नंबर 1 पर दिख रहा है, और ये 2021 से 25 के बीच में हुआ है बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर। यानी कि इस 4 साल में 12% से सीधा 33% पर ये पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट ट्रिपल हो चुका है ये। अब आप समझिए कि इस पूरे लिस्ट के अंदर टॉप पर यूक्रेन आता है जिसका हमको समझ में आता है, लेकिन दूसरे ही नंबर पर यहाँ पर पोलैंड आता है। पोलैंड को क्या दिक्कत है? अगेन पोलैंड को भी वही डर है जो यूक्रेन को, जिस वजह से यूक्रेन वॉरफेयर में है, पोलैंड को भी वही रशियन थ्रेट है, रशियन एग्रेशन का डर है, और इस रशियन थ्रेट की वजह से कहीं ना कहीं ईस्टर्न यूरोप में मिलिटरिज्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। बट हमें ये समझना है कि इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है। चलो रशियन थ्रेट की वजह से मिलिटरिज्म बढ़ रहा है, पर इस मिलिटरिज्म के बढ़ने से फ़ायदा किसका है? फ़ायदा उन कंपनीज का है जो आर्म्स बनाती हैं, उन यूएस की कंपनीज का है। और आपको पता भी है कि आर्म्स एक्सपोर्ट्स में अगर सबसे ज़्यादा बोलाबाला किसी देश का है तो वो यूएस का है, क्योंकि यूएस कंपनी सबसे एलीट और सबसे ज़्यादा आर्म्स बनाती हैं और उसको बेचती हैं। और डिफरेंट इसीलिए ये सारी कंपनीज चाहती हैं कि कहीं ना कहीं ये जो 43 काइनेटिक वॉरफेयर चल रहे हैं पूरी दुनिया में, ये शांत नहीं होने चाहिए, ये रहना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट फैक्टर हमेशा रहना चाहिए, ताकि ये अपने हथियारों को बेच पाए। अदरवाइज बेचेंगे कहाँ पर? ऐसे होता है ना कि बारिश होगी तभी तो छाता बिकेगा, तो बारिश ही नहीं होगी तो छाता बिकेगा कैसे? बस वही बात है यहाँ पर कि अगर झगड़ा ही नहीं होगा तो हथियार बिकेंगे कैसे? तो वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप इसमें देखिए
कि यूक्रेन 0.1% ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट करता था, आज यूक्रेन जो है उसने 9.7% ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट कराना शुरू हुआ है। चलो यूक्रेन का तो सेंस बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर समझ में आता है कि वो वॉरफेयर में है। अब ये जो पूरा डेटा है इसको अगर हम देखें थोड़ा बाकी देशों के हिसाब से, तो इसमें यूक्रेन को लगभग 36 ऐसे देश हैं जो इस समय पर उसको अलग अलग आर्म्स इंपोर्ट मतलब अलग अलग आर्म एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो यूक्रेन को आर्म्स प्रोवाइड कर रहा है वो है यूएस। इसका मतलब साफ है, अकेले आप ये फ़र्क देख लीजिए, टॉप आर्म्स इंपोर्टर्स में आपको ये सारे देश यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, यूक्रेन जिसमें टॉप पर है। लेकिन टॉप आर्म्स एक्सपोर्टर्स की जरा लिस्ट देखिए और उसके बाद आपको सीधी तौर पर फर्क यहां पर समझ में आएगा कि सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है। सबसे ज्यादा 43% आर्म्स एक्सपोर्ट अकेले यूएस करता है। और दैट इज वाई यूएस या ट्रंप कभी नहीं चाहते हैं कि कभी भी इस रीजन में शांति हो या ये वॉरफेयर रुकना चाहिए। जैसे आप देखिए, ट्रंप नए नए शुरू में आए तो बहुत लंबी लंबी जो है हाँकी कि या कर दूंगा, वाह कर दूंगा, अरे एक फोन करूंगा, लौंडे लेके पुतिन के यहाँ पहुंच जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अभी मान जाएगा, मेरा दोस्त है, मेरा यार है, मतलब साथ साथ में बैडमिंटन खेले हैं, फुटबॉल खेले हैं। तो वहाँ दुनिया भर की लंतरानी डंकापति ने झाड़ दी थी। जैसे ही डंकापति ने इतनी लंतरानी झाड़ी, चुनाव जीते, वैसे ही बड़ी बड़ी जो कंपनी जिन्होंने पैसा पीछे से लगाया हुआ है, वो पैसा पीछे से लगाए हुए बोलते हैं बेटा आराम से चाचा, पैसा हम लोग को भी कमाना है, निकालना है, अभी पूरा चलने दो, अभी इसको, अभी चुप हो जाओ। ट्रंप जो है एकदम शांत हो जाते हैं, गारंटी लेने से भी मना कर देते। बल्कि नेटो जो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा था यूक्रेन को, उसको भी लगातार कमजोर करना शुरू करते हैं। एक्चुअल में इसके पीछे भी कॉन्स्पिरेसी कि नेटो को कमजोर आखिर करना चाहता क्यों है ट्रंप, ट्रंप का क्या लेना देना इससे, इसको समझना थोड़ा सा। देखो नेटो क्या कर रहा है पूरे यूरोप के अंदर, नेटो ये कर रहा है कि पूरे यूरोपीय देशों को एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी देता है। नेटो उन देशों का समूह है कि भाई एक देश पे भी अटैक होगा हम सब आ जाएंगे वहां पर। तो नेटो की वजह से डिटरेंस क्रिएट होता है, और डिटरेंस जब क्रिएट है तो ये बाकी जो छोटे मोटे देश हैं ये आराम से बैठे हुए हैं कि भाई नेटो तो है ही, संभाल लेगा, हमें कोई दिक्कत बहुत ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब इसीलिए नेटो को कमजोर करना बहुत जरूरी है, तभी ये सारे देश जो हैं ये अपने डिफेंस पर खर्चा करेंगे। तो नेटो को लगातार इन लोगों ने कमजोर किया। कैसे कमजोर किया, तो भाई आप देखो ट्रंप ने एकदम नेटो को हिट करना शुरू किया कि भाई ये बाकी के जो नेटो देश हैं ये तो अपने आर्म्स पर खर्चा ही नहीं कर रहे हैं, तो अपने डिफेंस पर खर्चा ही नहीं कर रहे हैं, सारा प्रॉब्लम जो है यूएस उठा रहा है, सारी दिक्कत यूएस कमा भी तो रहा है। तो इन देशों ने क्या किया, लगातार इन देशों को प्रताड़ित किया गया कि भाई आप अपने डिफेंस पर 5% अकॉर्डिंग टू द हेग डिक्लेरेशन, आप अपने डिफेंस के ऊपर 5% अपनी एनुअल जीडीपी का खर्चा करिए। 2035 तक आपका 5% ये होना चाहिए। तो बाकी के देश जो है वो लगातार अपने आर्म्स इंपोर्ट्स को बढ़ाने, क्योंकि भाई ट्रंप का भरोसा नहीं, ये तो लगातार नेटो को हिट कर रहा है, तो हमें करना ही पड़ेगा, अपने लिए खुद काम करना पड़ेगा। तो इन्होंने अपने डिफेंस पर खर्चा करना शुरू किया। नीदरलैंड जैसे देश, यूके जैसे देश, ग्रीस, नॉर्वे, जर्मनी जैसे देश जो है वो इस लिस्ट में आ चुके हैं। पोलैंड तो है ही, यूक्रेन है ही, और उसके साथ ये सारे देश भी इस लिस्ट में आ चुके हैं। आप डेटा देखें, नीदरलैंड जो कि एक बहुत ही शांत राष्ट्र माना जाता था, उसका ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट 0.9% हुआ करता था 2016 से 20 में, अब वो 1.8% हो चुका है। बाकी का आप डेटा देखें, जर्मनी का 0.2 से 1.7%, ग्रीस का 0.4 से 1.5%, डेनमार्क का 0.2 से 1%, मतलब बाकी बेल्जियम का भी कुछ वही हालात है। मतलब इन सारे देशों ने जवा करके आर्म्स इंपोर्ट्स कराना शुरू किया, अपने डिफेंस के ऊपर खर्चा करना शुरू किया। इसका फायदा किसको हो रहा है, इसका सीधा फायदा यूएस को जा रहा है। भले ये लोग नारा कितना भी दे दें बाय यूरोपियन का, लेकिन आज भी ये यूरोपीय देश हथियार खरीदने के लिए, आर्म्स इंपोर्ट्स के लिए यूएस और उसकी कंपनीज और उसकी टेक्नोलॉजी पर बाय एंड लार्ज डिपेंडेंट हैं। इसको सीधी तौर पर ये डेटा एक्सप्लेन करता है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब आप देखो कि 2021 16 से 20 तक में जो ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट है उसमें यूएस 36% करता था, 21 से 25 में ये 42 हो गया, और ये बहुत बड़ा इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर बहुत बड़ा इंक्रीज हुआ। बाकी के देश देखो किसी में इतना सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। ये जो इंक्रीज हुआ है, ये यूएस को जो फायदा हुआ है, ये एक्चुअल में हुआ क्यों है, क्योंकि रशिया को यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। क्योंकि रशिया खुद अब वॉर में जा चुका है, वॉर में एंटर कर चुका है, डायरेक्टली वॉर लड़ रहा है, तो वो आर्म्स एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। इसीलिए आप देखिए कि जो रशिया 21% आर्म्स एक्सपोर्ट किया करता था, वो रशिया आज की डेट में सिर्फ 6.8% आर्म्स एक्सपोर्ट कर रहा है।
ये जो गिरावट है इसका फ़ायदा यूएस को मिल रहा है। इसका मतलब रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से डायरेक्टली फ़ायदा जो है वो यूएस को पहुंच रहा है। यूएस की वो कंपनीज जो आर्म्स बनाती है उनको पहुंच रहा है। अगर आप देखो तो बाकी सबके हालात सिमिलर लग रहे हैं। लिस्ट में 2-3 देश हैं जिनको सिग्निफिकेंट फ़ायदा हुआ है, जिसमें यूएस, इटली और यहाँ पर टर्की आता है। ये वो 2 देश हैं जिनको इसमें सबसे ज़्यादा मज़े इन देशों ने इसमें लूटे हैं। और बाकी के देशों का देखोगे डेटा आपको सिमिलर मिलेगा, कुछ बहुत इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ है इनका। इसका मतलब ये सिंपल सा है, अगर यूरोप में मिलिटरिज्म बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसका सीधा फायदा यूएस जैसे और यूएस जैसे देश और यूएस की कंपनीज जो है उठाएंगी, और इस मिलिटरिज्म को बल्कि ये लोग देखेंगे और आगे कैसे ज़्यादा बढ़ाना है। तो आई होप आपको ये मैसेज लाउड एंड क्लियर, आई होप आपको ये वीडियो पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।